नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। सेमीफाइनल के दबाव में बिखरा अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका की आसान जीत। पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में। टी20 विश्व कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच 9 विकेट से जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11.5 ओवर में 10 विकेट पर 56 रन बनाए। इस स्कोर पर ऑल आउट होना टी20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच में किसी टीम का सबसे न्यूनतम स्कोर है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाते हुए मौजूदा टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मौजूदा टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका और भारत की टीम अब तक अजेय है। यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2014 में वह सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई थी। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ मैच जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया था। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिणी अफ्रीका के सामने महज 57 रनों का लक्ष्य रखा। इस मैच में अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और विरोधी गेंदबाजों के सामने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन 10 रन अजमतुल्लाह उमरजई ने बनाए। शेष कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पाया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से मार्को यानसेन और तबरेज शमसी ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं कागिसो रबाडा और एनरिक नॉर्टजे ने 2-2 विकेट हासिल किए। 57 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका फजल हक फारूकी ने 5 रन के स्कोर पर दिया। उन्होंने क्विंटन डी कॉक को बोल्ड कर दिया। इसके बाद मोर्चा रीजा हेंड्रिक्स और एडम मानक्रम ने संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 55 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। सलामी बल्लेबाज हेंड्रिक्स ने 29 और कप्तान मानक्रम ने 23 रन बनाए। मेघालय में एक महिला से अभद्रता, कुछ लोगों ने सरेआम लाठी डंडों से पीटा, 5 गिरफ्तार। पूर्वोत्तर राज्य में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत को अंजाम दिया है। इस बार मेघालय के एक महिला के साथ अभद्रता की गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उसे विवाहेतर संबंध होने के संदेह में सरेआम पीटा, उस पर लाठी डंडों से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह घटना वेस्ट गारो हिल्स के दांद्रगई की बताई जा रही है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें महिला को सार्वजनिक रूप से बुरी तरह पीटा जा रहा है। वीडियो के आसपास खड़े कई पुरुष और महिलाएं मूक दर्शक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की दलील है कि महिला का विवाहेतर संबंध था। इसी बीच मेघालय विधानसभा की महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष सुतंगा सैपुंग विधायक शांता मैरी स्यालना ने घटना का संज्ञान लिया और पुलिस से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि मेघालय के सभी 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध के प्रति सतर्क रहने को कहेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह 9 छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई थी। इसमें मुंबई के एक कॉलेज के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। ड्रेस कोड वाले कॉलेज के निर्देश में कहा गया था कि छात्राओं को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया जाता है। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान कॉलेज ने कहा था कि इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है। हालांकि इसने उन धार्मिक प्रतीकों को इजाज़त दी थी जिसे धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है, जैसे कि सिखों के लिए पगड़ी के साथ है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने खुली अदालत में कहा कि हम हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल अंतुरकर ने कहा कि प्रतिबंध सभी धार्मिक प्रतीकों पर लागू होता है और मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की नीति धार्मिक प्रतीकों के खुले प्रदर्शन को रोकना है जब तक कि वे धर्म के मौलिक अधिकारों के तहत जरूरी न हो। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अल्ताफ खान ने इस मामले को जूनियर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से अलग करते हुए कहा कि यह मामला वरिष्ठ कॉलेज के छात्रों से संबंधित है जिनके पास ड्रेस कोड है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। खान ने तर्क दिया कि बिना किसी कानूनी अधिकार के व्हाट्सएप के माध्यम से ड्रेस कोड लागू किया गया था, जो कि कर्नाटक के मामले से अलग था। यहाँ पहले से मौजूद यूनिफॉर्म नीति लागू की गई थी। अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है निलंबन नहीं होगा, विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में उम्मीद जताई कि नई लोकसभा में सांसदों के निलंबन और निष्कासन जैसी कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन जैसी कार्रवाई सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए अखिलेश ने कहा, हमें उम्मीद है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ नहीं दबाई जाएगी और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा होगी। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष पर भी अंकुश होना चाहिए। अखिलेश यादव के 2 मिनट के भाषण में लोकसभा अध्यक्ष के लिए व्यंग भी किए।
उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अध्यक्ष विपक्ष के प्रति निष्पक्ष रहेंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता का इस महान पद की एक बड़ी जिम्मेदारी है। सदन को आपके इशारों पर काम करना चाहिए, न कि इसके विपरीत। हम आपके सभी न्यायपूर्ण निर्णयों के साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आप विपक्ष का उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप सत्ताधारी दल का करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आप यहाँ लोकतंत्र की अदालत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं। समझा जाता है कि अखिलेश यादव संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में सांसदों के रिकॉर्ड निलंबन के संदर्भ में बोल रहे थे। तब निलंबित हुए सांसदों की संख्या करीब 150 पहुंच गई थी। निलंबन की कार्रवाई के बाद सांसदों ने कहा था कि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त संसद देखना चाहती है। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। इसके पहले इतनी संख्या में कभी भी सांसद निलंबित नहीं हुए थे। 15 मार्च 1989 को लोकसभा से 63 सांसदों को तब निकाला गया था जब सांसद इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। नेपाल में भारी बारिश से तबाही, 14 लोगों की मौत। लामजमग में भूस्खलन की वजह से 3 घर बह गए। नेपाल में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, भूस्खलन और बिजली गिरने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई है। भूस्खलन के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की मौत बिजली गिरने से हुई। वहीं बाढ़ के कारण 1 की जान चली गई। लामजमग जिले में रात भर हुई भूस्खलन के 3 घर बह गए। जिला प्रशासक बुद्ध बहादुर गुरुंग ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता डिजन भट्टराई ने कहा, 26 जून को हमने 44 मामले दर्ज किए, जिसमें 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 8 की मौत भूस्खलन के कारण, बिजली गरजने से 5 की मौत और बाढ़ में डूबने से 1 की मौत हो गई है। भूस्खलन के कारण 2 लोग लापता हो गए, जबकि 10 अन्य घायल हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार मानसून के शुरू होने के बाद भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 13 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। मानसून के कारण 33 जिले पूरी तरह से प्रभावित हो गए। 17 दिनों में अब तक बारिश से जुड़ी 147 घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। बता दें कि हर साल नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सैकड़ों लोगों की मौत होती है। हालांकि यह पर्वतीय क्षेत्रों वाला देशों के लिए आम बात है। नीट पेपर लीक, क्या एनडीए का विधायक ही है सरगना? सरकार चुप क्यों? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नीट पेपर लीक के मामले में अब सियासी हंगामा मचा दिया है। पेपर लीक में राजनीतिक कनेक्शन सामने आ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पेपर लीक कर भर्ती कराने की बात कहते नजर आ रहे हैं। 10 साल पहले पेपर लीक मामले में वह जेल भी गए थे। विधायक बेदी राम मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि उनकी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। बेदी राम यूपी के गाजीपुर जिले की जखनिया सीट से विधायक चुने गए हैं। 2014 में वो पेपर लीक से जुड़े मामले में जेल जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद बेदी राम लगातार सुर्खियों में हैं। वीडियो में वह पेपर लीक कर भर्ती कराने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बेदी राम खुद 2014 में जब गिरफ्तार हुए तो उन पर गैंगस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया। पेपर लीक मामले में उन्हें भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। विधायक बेदी राम को पेपर लीक गिरोह का सरगना माना जाता है। बेदी राम पर हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने का आरोप है कि बेदी राम रेलवे भर्ती परीक्षा के पेपर भी कई बार लीक कर चुके हैं। 2014 में रेलवे लोको पायलट के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया था। सुबह सपा एनडीए की उन 38 पार्टियों में है जिसका दावा मोदी ने चुनाव से पहले किया था। भाजपा द्वारा आयोजित उन 38 पार्टियों के सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए थे। उसके बाद अमित शाह के निर्देश पर राजभर को योगी आदित्यनाथ ने मंत्री बनाया। हालांकि योगी उनसे खुश नहीं है, लेकिन गठबंधन की मजबूरी में रखा हुआ है। राजभर अपने बयानों के लिए मजाक का पात्र बनते रहते हैं। ये वही राजभर है जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर सपा का दामन थामा था। अखिलेश की जब सरकार नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर ने फिर सपा का साथ छोड़ा और भाजपा की शरण में पहुँच गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, कहा जिस तरह लोकल ट्रेन में कराई जा रही यात्रा उस पर शर्म आनी चाहिए। मुंबई की लोकल ट्रेनों से हर रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं। खचाखच भरी ट्रेनों में कई बार यात्री हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब यात्रियों की मौत के आंकड़ों को बढ़ता देख बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों को फटकार लगाई है। उन्होंने अब उनसे व्यक्तिगत रूप में जांचे गए हलफनामे मांगे। इसके अलावा अदालत ने इस गंभीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दिव्यांग व्यास से भी सहायता मांगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान कहा, इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मुझे खेद है। मुझे इस बात पर शर्म आती है कि यात्री को किस तरह स्थानीय स्तर पर ऐसी यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे उनकी जान तक चली जाती है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आशा है कि प्रति 1000 यात्रियों पर मृत्यु दर लंदन से कम हो जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ विरार के रहने वाले यतीन जाधव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल यतीन रोजाना पश्चिम रेलवे लाइन पर यात्रा करते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में यात्रा के दौरान हुए मौतों के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि हर साल करीब 2590 लोग अपनी जान गंवाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि कॉलेज या काम पर जाने वाले यात्रियों के बीच प्रतिदिन लगभग 5 मौतें होती है। जाधव की ओर से पेश वकील रोहन शाह ने कहा कि इन मौतों का मुख्य कारण यात्रियों का ट्रेन से गिरना और रेल पटरियां पार करते समय दुर्घटनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल टोक्यो के बाद सबसे व्यस्त रेलवे प्रणाली है और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रति 1000 यात्रियों का मृत्यु दर 33.8 है, जबकि न्यूयॉर्क में 2.66 और लंदन में 1.43 है। शाह ने कहा कि कॉलेज आना या काम पर जाना जंग पर जाने जैसा है, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या ड्यूटी पर मरने वालों सैनिक की संख्या से अधिक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेलवे ने बंद दरवाजे वाली एसी ट्रेनें शुरू की, लेकिन कम आय वर्ग के लोग अभी भी एसी ट्रेनों के महंगे टिकटों के कारण नॉन एसी ट्रेनों में यात्रा करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 10 नॉन एसी ट्रेनों द्वारा साझा की जाने वाली क्षमता को अब 8 नॉन एसी ट्रेनों द्वारा प्रतिबद्ध किया जा रहा है, क्योंकि 10 में से 2 लोग एसी ट्रेनों में बदल दिया गया है। पूर्वी यूपी और उत्तराखंड समेत 27 राज्यों में जमकर बरसे मेघ, 22 की गई जान। पूर्वोत्तर में बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में जमकर बारिश हो रही है। असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण व मध्य भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान बिजली गिरने और वर्षा जनित अन्य घटनाओं में 22 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 28 से 30 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में लगभग पूरे देश को कवर कर लेगा। बिहार में बीते 24 घंटों में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। भागलपुर और मुंगेर में 2 और जमुई और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और अररिया जिले में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर गहरा दुख जताया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का आर्थिक मदद की घोषणा की है। उत्तराखंड के नानकमत्ता के गांव मगरसरा में बिजली गिरने से युवा किसान की बिजली की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में 4, वाराणसी मंडल में 4 और फिरोजाबाद में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। ये सभी मौतें बिजली से ही हुई है। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु जिले में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से एक परिवार के 4 लोगों की दबकर मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे में आकाशीय बिजली गिरने से 1 दंपत्ति झुलस गए और 5 मवेशी मारे गए। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून तक कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीला, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले 5 दिनों में छिटपुट बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए गुजरात के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। सैम पित्रोदा फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कांग्रेस ने बुधवार को सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी IOC का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया है। पित्रोदा ने अपने एक बयान पर विवाद के बाद मई में अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत की विविधता को बताने वाली उनकी टिप्पणियों ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्वोत्तर में भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने श्री सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया है। एक के बाद एक विवादास्पद बयानों के बीच 8 मई को सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। तब कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। भारत में रह रहे अलग अलग नस्ल, जाति और रंग के लोगों और भारत की विविधता पर सैम पित्रोदा के बयान पर तब विवाद हो गया था। द स्टेटमेंट को दिए गए एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने भारत की विविधता पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कैसे दक्षिण के लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं, पूर्व के लोग चीनी की तरह दिखते हैं और पश्चिम के लोग अरब की तरह दिखते हैं। इसी बयान को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया था। पित्रोदा का इस्तीफा द स्टेटमेंट को दिए एक इंटरव्यू में उनकी ताज़ा टिप्पणी के कुछ घंटों बाद आया था। इंटरव्यू में उन्होंने यह कहते हुए भारत की विविधता पर जोर देने की कोशिश की थी कि पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद सफ़ेद जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। वैसे कहा तो यह भी गया था कि इस पूरे इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा है, लेकिन इसी इंटरव्यू के अलग अलग अंश को काटकर सोशल मीडिया पर उन पर हमला किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको मुद्दा बनाया। केजरीवाल 3 दिन की CBI हिरासत में भेजे गए।
दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने केजरीवाल के लिए 5 दिन की हिरासत मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश अमिताभ रावत ने केजरीवाल को 3 दिन की हिरासत ही मंजूर की। अदालत ने निर्देश दिया कि केजरीवाल को अब 29 जून को अदालत में पेश किया जाए। दिल्ली की रद्द की जा चुकी शराब नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। केजरीवाल को जब सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया तो आप प्रमुख ने कोर्ट में जोर जोर से अपना बयान दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि सिसोदिया दोषी हैं। मैंने ये बयान दिया है कि आप पार्टी मनीष सिसोदिया और मैं निर्दोष हूँ। केजरीवाल का यह बयान इस आशंका से आया है कि सीबीआई शायद कोर्ट को यह बताने वाला है कि केजरीवाल ने सारा आरोप सिसोदिया पर डाल दिया है। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि रिमांड आवेदन पूरी तरह से अस्पष्ट है। यह सत्ता के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है। इस मामले में अरनेश कुमार और सतिंदर कुमार अंतिल के सिद्धांतों को जस का तस लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि केजरीवाल का नाम लगभग हर आरोप पत्र में आ रहा था, लेकिन सीबीआई ने भयानक चुप्पी बनाई रखी। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी का समय गिरफ्तारी की अवैधता की ओर इशारा करता है। केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि निचली अदालत ने बिना स्पष्ट आदेश आए बिना वो सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले को चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई दोनों के खिलाफ ही केजरीवाल को अर्जी लगानी पड़ेगी। क्योंकि ईडी ने निचली अदालत ने हाई कोर्ट को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई स्टे कर दी थी। केजरीवाल ने तब उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन तब तक सीबीआई ने अपना कार्रवाई शुरू कर दी और बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।